15वां दिन चल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ से कुछ ही दूर पर बैठा हुआ है और उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा। और दिल्ली विश्वविद्यालय के ये शोधार्थी अतिथि शिक्षक भी हैं और एक तरीके से नई शिक्षा का भार भी अपने कंधों पर वहन कर रहे हैं। अभी बहुत सारे शिक्षक जो हैं इंटरनल असेसमेंट और तमाम तरह के जो भार हैं NEP का उसको ढो रहे हैं। उसके बावजूद ये शिक्षक अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। 13 दिन कम नहीं होते और इन 13 दिनों में कुछ ही मीटर की दूरी पर बैठा हुआ प्रशासक जो है चुप बैठा हुआ है। और ये मांग जो है देखिए कि 40-20 का बैरिकेटिंग, 5000 नियुक्तियाँ लगभग जो है बिना किसी बैरिकेटिंग के कर दी गई। एक ही विश्वविद्यालय में 3 तरह के नियम बना दिए गए और इन 3 तरह के नियमों के साथ साथ अलग अलग कालों में बात करें, हम 90 के दशक की बात करें तो वहाँ पर किसी भी BA MA के विद्यार्थी को 60% अंक लाना कितना कठिन था, ये उस दौर के लोगों को समझ में आता होगा या जो लोग बाहर हैं उनको समझ में आती है। 90 से 2000 के दशक में इसमें कुछ परिवर्तन हुए और 2000 के बाद से और ज़्यादा परिवर्तन होते गए। और आप देखेंगे कि अब जो है नंबरों की संख्या 85%, यानी कला, संकाय या मानविकी विषयों में भी 90% तक अंक आ रहे हैं। ऐसे में वो लोग जो किसी समय में 60% पर गोल्ड मेडलिस्ट थे और उनके पीछे छूट जाने वाले बहुत सारे लोग जो 55% अंक ला करके और UGC के जो न्यूनतम मानक तय नियम थे 55 और 60% अंक ला करके और वो भर्ती में शामिल हो सकते थे, यानी साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे, वो आज ठगा महसूस कर रहे हैं और बाहर महसूस कर रहे हैं। आज इस धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के EC मेंबर सुनील शर्मा जी और उन्होंने इस मुद्दे को कई बार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया भी है और आज खुद ही धरने पर आए हैं 13वें दिन। सर, आप इस पूरी जो प्रक्रिया है, चलती जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें पहले नियम बदल दिया जाता है, 5000 जो लोग नियुक्त हुए हैं उन पर कहा जाता है कि वो करप्ट हैं या वो किसी लायक नहीं थे, उनको भर दिया गया और गुणवत्ता के नाम पर जो है ये नियम आए दिन परिवर्तित हो रहे हैं। एक विश्वविद्यालय 3 नियम और इन 3 नियमों की आड़ में पता नहीं और कितने सारे नियम बनने जाएंगे और बनेंगे अभी नहीं पता, लेकिन आपका क्या मानना है? देखिए, नियम समाज के अंदर बनते रहते हैं, उनमें संशोधन भी होता रहता है। भारतीय संविधान के अंदर खुद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस प्रकार का प्रावधान किया हुआ है। लेकिन ये भी माना ही जाता है कि जब एक बार खेल चल रहा होता है तो खेल के बीच में फिर नियम नहीं बदले जाते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक अवैधानिक कार्य किया गया कि चलती अपॉइंटमेंट के बीच में ये इस प्रकार का नियम लाया गया। पहले एक प्रकार का नियम था जिसमें एक निश्चित API स्कोर प्राप्त करने के बाद सबको कॉल लेटर मिलता था और इंटरव्यू बोर्ड में जाते थे, अपना सिलेक्शन कमेटी करते थे। उस सिलेक्शन कमेटी के आधार पर सिलेक्शन होता था। निश्चित रूप से भारी मात्रा में 3-4 हज़ार के करीब हमारे एडोक और टेम्परेरी साथी यहाँ पर पढ़ा रहे थे, उनको अच्छा मौका मिला, वो नियुक्त हुए, उन सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अभी 12 कॉलेजों के अंदर और बाकी 2-4 कॉलेज बचे हुए थे, जब तक उनमें एक फर्स्ट राउंड की अपॉइंटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। हमने भी जब ये नियम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर लाया गया इसका कड़ा विरोध किया और हमने कहा कि एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय की फर्स्ट राउंड की सारी अपॉइंटमेंट कंप्लीट करके एक विराम लेते हैं और उस विराम के समय में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके फिर जो नियम जिस प्रकार का होगा उसको बनाएंगे। लेकिन ये लोग माने नहीं और अपनी मन मर्जी से इस प्रकार का क्राइटेरिया बनाया जो UGC में भी कहीं भी इंगित नहीं है और ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस इस सर्विस कंडीशन के बाबत कोई अमेंड हुए हैं। बात जो दूसरी आपने कही कि 5000 नियुक्तियाँ हुई उसमें अयोग्य व्यक्ति लगे, ऐसा सर कहा जा रहा है। ऐसा लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का ज्ञान यहाँ पर बंटता। कोई भी व्यक्ति किसी भी विश्वविद्यालय से या महाविद्यालय से अपने UG PG करके और नियत अंक प्राप्त करके, जैसे SC ST और PWD के अंदर 50% का जो मानक अभी आपने बताया UGC का, वो करने के बाद
यूजीसी का नेट जेआरएफ करने के बाद, या नेट जेआरएफ नहीं होता है तो एक हायर डिग्री को भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बनाया यूजीसी ने, पीएचडी। यानी कि या तो उनके पास मास्टर प्लस नेट हो और फिर पीएचडी हो। उसके बाद भी आपको डायरेक्ट नहीं बुलाया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक ऐसा नियम बनाया गया कि एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया इसमें और लगाते। इसलिए मैंने कहा था यूजीसी कह रही है कि कम से कम 2 लेयर स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया हो। तो पहले ये निर्धारित किया गया कि जिसको भी एपीआई स्कोर, जिसमें ग्रेजुएशन के भी नंबर लगते हैं, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के भी है, पीएचडी के भी है, एमफिल के भी, रिसर्च के भी हैं, पब्लिकेशन के भी हैं, ऐसे करके अलग अलग इसमें बिंदुवार उसमें विभाजित किया गया है। और उसमें 100 नंबर में से 50 का एपीआई स्कोर मिलने पर आपको कॉल लेटर मिलता है। ऐसा नहीं है कि जिसने मास्टर डिग्री की और मिल गया, तो वो भी एक क्राइटेरिया था। और फिर आप बोर्ड में जाते थे। बोर्ड में जो भी एक्सपर्ट होते थे वे अपने ज्ञान के, अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर उनका इंटरव्यू लेते थे और नियुक्ति होती थी। तो मैं इस बात को तो बिल्कुल दरकिनार करता हूँ कि जो लगे हुए साथी है उनमें से कोई भी व्यक्ति जिसने मास्टर की है, पीएचडी की है, नेट किया है, यानी कि हायर एजुकेशन में गया है, वो लोग इस लायक भी नहीं है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। फिर आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कह रहा, डूटा भी नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया का कुछ बेतुके लोगों का ज्ञान है, जिन्होंने यहाँ पर इस जो एक मुहिम मोदी सरकार ने चलाई, जो 10-15 साल से यहाँ पर स्थायी नियुक्तियाँ रुकी हुई थी, उनमें एकाएक 5,000 नियुक्तियाँ कैसे एक सरकार करवा सकती है, वो भी 1-1.5 साल के कार्यकाल में उन लोगों के पेट में जरूर कुछ दर्द हुआ। उन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया। बिल्कुल एक एक व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से लगा है और आने वाले दिनों में भी वे योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही लगने हैं, काबिल व्यक्ति लगने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पढ़ाना कैसा है, ये सबकी मेथोडोलॉजी अपनी अलग अलग होती है, उस पर हमको कोई चिंता करनी भी नहीं है। और ना कभी सरकार कोई ऐसी यूनिफॉर्म मेथोडोलॉजी बताती है किसी को कि पढ़ाने का तरीका कैसे हो सकता है। तो पढ़ाने के तरीके अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे काबिल लोग लगे। सर, आप इसे एक राजनीतिक साजिश देखते हैं, या जो लोग पिछड़े मतलब जो ग्रामीण समाज या जो एकदम रिमोट एरिया से आने वाले लोग हैं उनको रोकने की साजिश देखते हैं? क्योंकि इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। एक तो आर्थिक रूप से देखें तो 2,000 रुपये की फीस लगा दी जाती है, तो वहाँ बैरिकेड हो जाता है। जितने भी नियम बनाए जाते हैं ये किसी को सिलेक्ट करने के लिए नहीं बनाए जाते, ये बात हमको पहले दिन से पता होना चाहिए। जी, नियम रिजेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, किसको परिधि से दूर रखना है। तो फिर अपने को देखना यह है कि जिस मनसा को लेकर, जिस सामाजिक समरसता के विचार को लेकर, जिस अंत्योदय के विचार को लेकर, जिस सर्वोदय के विचार को लेकर ये गवर्नमेंट अभी जो हाल में एनडीए गवर्नमेंट चल रही है मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उसके विपरीत ये वाला नियम जाता है कि उसके समर्थन में ये वाला नियम जाता है। ये गुणवत्ता के नाम ये तो पे जो बिल्कुल बार-बार परिवर्तन होता रहता है, ये गलत है। ये ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, इनमें हमारा 10 साल के अंदर एक बार, हर 10 साल के अंदर केवल टीचर कम्युनिटी ऐसी है जिसकी सर्विस कंडीशन चेंज होती है। तो जब हमने एक बार अपना ऑर्डिनेंस अमेंड कर लिया सर्विस कंडीशन चेंज करके 2018 की रेगुलेशन के साथ, अब अगले 10 साल के अंदर यूजीसी जो नियम देगी हम फिर वो नियम बदलेंगे ना। बीच में मन मर्जी से नियमों को बदलना, ऑर्डिनेंस अमेंड, मैं आज भी कह रहा हूँ, आप इसकी लीगल बैटल लड़ने जाएंगे, आप बहुत शुरुआती दिनों में ही लीगल बैटल को जीतने वाले। कानूनी रूप से आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऑर्डिनेंस अमेंड नहीं हुआ है। इसी से इतना मनमानापन होता है, आप इसी के सदस्य भी हैं, तो वहाँ क्या आपको मौका नहीं मिलता है? मौका मिलता है, विरोध करने का भी मौका मिलता है, विरोध किया भी। मैंने शुरुआत में ही बताया, मैंने कहा कि एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस के अंदर फर्स्ट ट्रांच की जो ये हमारा अभी चल रहा है, इसकी पूरी हो जाने के बाद एक विराम का समय लेंगे, उस टाइम पे बैठकर आराम से, जब तक हमारी नया पे कमीशन आ चुका होगा, नई सर्विस कंडीशन आ चुकी होगी, उस टाइम पे हम इसको परिवर्तित करते हैं।
लेकिन चूंकि आपको पता ही है वहाँ 2 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, हम कितनी बात को चिल्लाते रहे। हाँ, इसमें डायलॉग करने से कुछ सुधार जरूर हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू में तो इसमें 40-20 की बजाय 30 और 10 लिखा हुआ और बिल्कुल एक मार्क कर रखा था। अभी इसमें 5% का रिलैक्सेशन अगर नहीं कोई उस एपीआई स्कोर में आता है तो 5% नीचे भी जा सकते हैं। वहाँ तक भी स्टूडेंट को लेकर कुछ जितना लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताते हुए हम इस एग्जीक्यूटिव के रेजोल्यूशन, ये देखिए एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन है, आप कोर्ट में जाओगे ये कोई स्टैंड नहीं करता। कोर्ट में इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ डी ऑर्डिनेंस है, इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2018 है। और ये पहले भी हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि यूजीसी का नियम और किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी का या किसी भी विश्वविद्यालय का नियम जब आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते होंगे तो यूजीसी का नियम, क्योंकि वो हमारी फंडिंग एजेंसी है, उसी का नियम सर्वोच्च होगा। जैसा कि कह रहे हैं इसी मेंबर भी हैं सुनील जी, और हमने एक डेलीगेशन इससे पहले यूजीसी गया था, तो यूजीसी के जो उस समय सचिव थे उन्होंने कहा था कि इस तरीके का कोई कानून हमने या कोई निर्देश हमने दिल्ली विश्वविद्यालय को जारी नहीं किया है। तो इससे तो लग रहा है कि अपने आप में ही एक असंवैधानिक मुद्दा है और ना तो ये यहाँ की यूसी बॉडी से पास है। शायद सर एग्जीक्यूटिव है, इसमें ऑर्डिनेंस अमेंड नहीं हुआ, एग्जीक्यूटिव का रेजोल्यूशन है, एग्जीक्यूटिव के रेजोल्यूशन की कोर्ट में जाओगे तो कोई वैल्यू नहीं।